नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने ही दो बड़े फैसले पलट दिए। पहला फैसला, बुलडोजर पर ब्रेक लग गया और गोमती नदी किनारे गोमती नदी की सफाई और उसके सुंदरीकरण के लिए जो 10-12 मोहल्लों के मकान पर लाल निशान लग गया था और लग रहा था कि किसी भी वक्त उन पर बुलडोजर चल जाएगा, ये इस पर योगी आदित्यनाथ ने खुद ही ब्रेक लगा दिया। या यूँ कहें कि बुलडोजर वाले बाबा ने अपना बुलडोजर खुद ही रोक दिया। इन 10-12 मोहल्लों के मकान मालिकों ने इस फैसले के बाद राहत की सांस ली। बहुत सारी वो तस्वीरें भी आईं जिनमें लोग खुशी के आंसू रोते नजर आए, योगी आदित्यनाथ की जयकार लगाते भी दिखे और राहत की सांस ली। उनके मकान ढहाए जाने के लिए लाल निशान लग गए थे, जिससे लोगों के दिल धक धक कर रहे थे। ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे और मुख्यमंत्री ने इन्हें एक तरीके से आश्वस्त कर दिया, वचन दे दिया कि उनको मकानों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और ये तस्वीर दूसरी है जो कुछ दिन पहले अकबर नगर मोहल्ला जमींदोज कर दिया गया, उसके मकान पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। ये वो मंजर है जिसको लेकर अभी भी अकबर नगर के जो लोग हैं, लखनऊ का ये मोहल्ला है, वो बिल्कुल आज भी वो बहुत दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के बाद एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि वास्तव में लखनऊ में पंत नगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर समेत तमाम मोहल्ले, यहाँ के हर निवासी की सुरक्षा संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। निश्चिंत रहें, हर नागरिक के हितों का संरक्षण, उनकी संतुष्टि और सुविधा आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के इस वचन के बाद कुकरेल नदी के पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें। एक बार फिर उन्होंने भरोसा दिलाया, निजी मकानों पर चिन्हीकरण का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि निजी मकानों पर लाल निशान लगाया जाने का कोई औचित्य नहीं था, जैसा जिन लोगों ने किया है उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों के साथ जो क्षेत्र के लोग जाकर मिलेंगे, उनका भय दूर करेंगे और जन सुविधाओं और विकास की भी बात उन्होंने की कि इस इलाके में जन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी और विकास भी किया जाएगा। इसके बाद इस इलाके के लोगों में बल्ले बल्ले हो गई, या यूँ कहें कि जो बुलडोजर चलने का खौफ था वो काफूर हो गया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। दूसरा बड़ा फैसला, प्राइमरी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगाने का हुआ। इससे तकरीबन 16 लाख शिक्षकों ने राहत की सांस ली और वो भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिले थे और उसके बाद ये फैसला हुआ। इन 2 बड़े फैसलों के निहितार्थ क्या हैं? और इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले 48 घंटों से, या यूँ कहें 24 घंटों के दरमियान, उन्होंने तकरीबन 50 विधायकों से भेंट की और उसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनकी मुस्कान देखिए और ऐसे ऐसे करके वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। इस विक्ट्री का निशान के क्या मायने हैं? देर शाम जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की, केशव प्रसाद मौर्य ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो नड्डा और मौर्य की मुलाकात के मायने क्या हैं? उत्तर प्रदेश में इन 2 फैसलों का असर क्या है और हलचल क्यों हो रही है इन 2 फैसलों के बाद? और जो केशव का दिल्ली दौरा है उसके मायने क्या हैं, हलचल क्या है, यही मंथन में आज हम बात करेंगे। मंथन में हम इस बात को भांपने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है और केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे के पीछे के निहितार्थ क्या हैं। क्या 24 घंटे के अंदर बहुत सारे विधायकों से उन्होंने जो मुलाकात की है वो यूं ही औपचारिक मुलाकात है? हालांकि इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी
अपने दरवाजे पूरी तरीके से खोल दिए हैं, दोनों पट ऐसे कर दिए हैं उन्होंने। बहुत सारे लोगों से योगी आदित्यनाथ भी मिल रहे हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, नेता भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उन विधायकों से मिले जिनमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि वो योगी समर्थक तो कतई नहीं हैं। और 48-50 विधायकों से एक साथ 24 घंटे में मिलना और दिल्ली जाना, इसके तमाम राजनीतिक कनेक्शन जोड़े जा सकते हैं। एक खबर ये भी है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। क्या केशव मौर्य अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के? ओबीसी चेहरा हैं, राष्ट्रीय चेहरा हैं, क्योंकि केशव मौर्य राष्ट्रीय चेहरा तो नहीं है, राष्ट्रीय चेहरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय चेहरा उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी का राष्ट्रीय चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में उन्हें अध्यक्ष बनाकर कुछ चल रहा है, कुछ कवायद ऐसी चल रही है जो दिल्ली दरबार ऐसा चाह रहा है कि योगी को टेंशन में डालने के लिए इस तरीके के काम किए जाएं, ऐसी खबरें हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में ये बात खूब अच्छी तरीके से भ्रमण कर रही है, घुमड़ रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा क्या उत्तर प्रदेश से। और यही वजह है कि उनकी फाइल मोटी करने के लिए तरह तरह के बयान दिलवाए गए। केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये कह रहे हैं कि वो सरकार बड़ी नहीं है, संगठन बड़ा है। संगठन बड़ा है तो मौर्य जी आप क्या कर रहे थे? आप तो सरकार में हैं, तो सरकार में रह के क्यों नहीं संगठन के काम आप कर रहे थे? तो क्या हार की तुहमत सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के माथे पर मरने की तैयारी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या इस तरीके की राजनीति चल रही है क्या? और एक और बड़ा, अगर इसको एक बड़े कैनवास के रूप में देखें तो ये लगातार ये कहा जा रहा था कि योगी के बाद उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी और मोदी के बाद देश में दूसरे नंबर का नेता कौन है भारतीय जनता पार्टी का? कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट तो राजनाथ सिंह अमित शाह हो सकते हैं, लेकिन देश में मोदी के बाद भाजपा की कमान किसके हाथ में, दूसरे नंबर का नेता कौन? तो एकमात्र नाम आता है योगी आदित्यनाथ का, जो उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में नरेंद्र मोदी से कम लोकप्रिय नेता नहीं है। ये मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और शायद यही बात दिक्कत करती है दिल्ली में बैठे लोगों को कि योगी आदित्यनाथ, चूंकि योगी आदित्यनाथ नियम कानून कायदे से काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी वो अलग तरीके की चीज़ों को वो बहुत टॉलरेट करते हैं। और जो राजनीतिक विश्लेषक या जो बहुत सारे लोग अभी जिनसे मेरी बात हुई आज 2-3 दिनों के अंदर, तो वो सारे के सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल रार हो गई कि उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी योगी ने बिना दिल्ली दरबार के विमर्श के नियुक्त कर लिया। 7 साल के वो मुख्यमंत्री हैं, एक दफ़ा भी उनको चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी अपने मन का बैठाने का मौका नहीं मिला। इसके बाद भी एक अच्छा गुड गवर्नेंस और अच्छी सरकार वो चला रहे हैं। उसके बाद भी जब केशव मौर्य और उनके जो लोग बैठे हैं दिल्ली में उनकी दाल गलती नज़र नहीं आई, तो फिर चुनाव का ठीकरा योगी के सिर फोड़ने के लिए अलग अलग एंगल से बयान दिए जा रहे हैं या दिलवाए जा रहे हैं। और पूरा मसला जो है योगी को घेरने की पूरी तैयारी है। लेकिन योगी ने भी अब 2-2 हाथ करने की ठान ली है, क्योंकि उन्होंने जो समीक्षा बैठक थी जिसमें जेपी नड्डा भी आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अति आत्मविश्वास के कारण हारे। अब अति आत्मविश्वास किसका था? सभी को पता है किसका था। देश के 2 बड़े नेताओं ने ये नारा दिया था कि हम 400 पार जीत रहे हैं। तो क्या योगी ने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है क्या? और क्या जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की नियुक्ति इस मोर्चे को खोलने का एक साधन बन गई क्या? या इसी बात को लेकर दिल्ली दरबार नाराज हो गया कि भाई अब महत्वपूर्ण फैसले भी आप करने लगे? एक मुख्यमंत्री का फैसला है कि वो चीफ सेक्रेटरी अपने हिसाब से कर सकता है। डीजीपी में ज़रूरी होता है कि एक पैनल भेजना होता है, वहाँ से सारी चीज़ें केंद्र सरकार की तरफ से फाइनल होती हैं, पैनल में 4 नाम जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में अगर कोई चीफ सेक्रेटरी की बात करता है तो वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरा राजनीतिक बवंडर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है। समीक्षा से पहले जो चीज़ें थी, जो बयानात आए थे, वो आपको हम सुनवाते हैं, और उसके बाद समीक्षा के बाद किस तरीके से चीज़ें उठी वो भी आप सुनिएगा।
नवसर्जित नगर पंचायत नहीं है। इसके पीछे अगर कोई कारण है तो कहीं न कहीं अपने लोग। इसलिए बीजेपी को कोई कमजोर इसलिए नहीं कर सकता कि लोकसभा के चुनाव में या वे शिकायत तो करते थे कि वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है, दरवाजे पर वोट मांगने कोई नहीं आ रहा है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में। लेकिन बिना मांगे मित्रों 67,000 वोट अगर मिल सकता है किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी में कम हो लेकिन योगी सरकार की जो पहली कैबिनेट थी उसमें ये मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, वो उन्होंने आरोप लगाया कि भाई 40-45 साल में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने देखा नहीं। बीच में जो तस्वीर आपकी दिख रही है, देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शिक्षकों को लेकर पत्र लिखा था कि डिजिटल हाजिरी एक मनमानी फैसला है। उन्होंने भी कई सारे सवाल सरकार पर उठाए। हालांकि बाद में मोती सिंह और देवेंद्र प्रताप सिंह को जब डांट पड़ी संगठन की तो वो फिर अपना बयान बदलते और मीडिया पर ठीकरा फोड़ते नजर आए। तीसरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश मिश्रा हैं और सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 साल बाद मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। तो फैसले क्यों पलटे, दिल्ली में हलचल क्यों है, ये बड़ा सवाल है। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य की हो गई, जैसा मैंने आपको बताया। तस्वीरें सामने हैं आपके, वो तस्वीरें देख ली जाएं, वो विजुअल्स हैं। ये जेपी नड्डा से मिलने के लिए केशव प्रसाद मौर्य गए थे, उनसे मुलाकात के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय कार्यालय है। केशव प्रसाद मौर्य मिलते नज़र आ रहे हैं, अभी वो मिलने जा रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन वो उनसे मुलाकात की खबर है कि मुलाकात हो चुकी है। तस्वीरें उसके बाद की हैं, निकलते हुए हैं, ऐसा बताया गया है। अब वास्तव में राजनीतिक मसला है, क्या खिचड़ी क्या पक रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संघ इस बात का एक तोल मोल रहा है कि योगी को हटाने के बाद ज़्यादा नुकसान होगा या बने रहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इन सब चीज़ों का आकलन मुझे लगता है कि किया जा रहा है और एक अलग तरीके का भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक
माहौल का निर्माण हो रहा है। वास्तव में हलचल तो बढ़ी है, लेकिन जैसा कहा जाता है ना कि बहुत सारे कल्याण सिंह, येदुरप्पा, शंकर सिंह वाघेला, उमा भारती, इस तरह के बहुत सारे नेता बीजेपी से किनारे किए गए। बहुत सारे मुख्यमंत्री अभी बदल दिए गए। शिवराज सिंह चौहान हालांकि दिल्ली में समायोजित हो गए, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ इन सबसे अलग हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नेता पैन इंडिया प्रेजेंस रखने वाला नेता नहीं है जिसकी पूरे देश में लोकप्रियता हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। दक्षिण में भले ही भाषा की समस्या है, योगी जी हिंदी में भाषण देते हैं, वहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ का मसला है, लेकिन उनकी भावभंगिमा, उनकी संवाद को लोग ग्रहण करते हैं। और दक्षिण तक में, उत्तर से दक्षिण, पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त है। तो योगी को किनारे करना इतना आसान काम दिखता नहीं है, लेकिन क्या इसके लिए फाइल तैयार की जा रही, क्या हो रहा है, ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कार्य समिति की बैठक होने के बाद लगातार कुनबे में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। पार्टी के अंदर खाने में बगावत के सुगबुगाहट तेज हो गई है। आलम यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है और सीएम योगी के आत्मविश्वास के बयान के बाद सूबे की बयार दिशा ही बदल दी है। वहीं संजय निषाद ने हार का सारा ठीकरा बाबा के बुलडोजर पर फोड़ा, तो पार्टी के अंदर खाने में बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का वायरल लेटर और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोती सिंह के विवादित बयान और लेटर के बाद यूपी की सत्ता अब डगमगाने सी लगी है। केशव मौर्य के दिल्ली पहुंचने के बाद अब ये लगने लगा है कि कहीं यूपी में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। वहीं इसके इतर यूपी सरकार ने 2 मामलों पर रोक लगा दी। ये बड़े मामले हैं। एक तो ऑनलाइन हाजिरी को लेकर, जिस पर डिजिटल अटेंडेंस के आदेश के मामले में योगी सरकार बैकफुट पर आ गई और ना चाहते हुए भी बेसिक शिक्षकों के विरोध में आंदोलन ने फैसला वापस लेने को मजबूर कर दिया। वहीं दूसरा मामला बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर है। उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा के बुलडोजर के नाम से देश में प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी है, पर ऐसा क्या हुआ जो पंतनगर में बुलडोजर की कार्रवाई को रोकना पड़ गया और अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ हुई बैठक में लखनऊ के पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर समेत कुकरेल नदी किनारे बने कथित अवैध मकानों पर संभावित कार्रवाई का संज्ञान लिया है। बता दें कि कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में अकबर नगर के बाद आए रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और अबरार नगर के लोग अपने घरों को अवैध बताकर लाल निशान लगाए जाने से गुस्से और गम में थे। इसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया था। हालांकि जिस तरह की यूपी में स्थितियां चल रही हैं, उससे तो यही लगता है कि कहीं यूपी में कुछ होने तो वाला नहीं। यूपी में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सारे लोग यही कयास लगा रहे हैं कि यूपी में कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला है बहुत अप्रत्याशित है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना इतना आसान काम है नहीं संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली दरबार के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत जनाधार वाले मजबूत नेता हैं। ये आप कह सकते हैं तमाम विधायक 2021 का अगर मंजर याद करें तो लगभग 100 विधायक फ्लोर पर ही आ गए थे, कहा गया था कि योगी जी का वो विरोध कर रहे हैं। आज भी अगर कहें तो केशव मौर्य दावा कर सकते हैं कि विधायक उनके साथ हैं, लेकिन योगी जी का जो जनता में एक असर है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब जो विधायक रमेश मिश्रा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ परोक्ष रूप से बोल रहे हैं, कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, उनकी क्या शख्सियत है? वो कभी सुनील बंसल के बड़े करीबी रहे, अभी भी हैं। सुनील बंसल को योगी आदित्यनाथ का विरोधी माना जाता रहा है बाकायदे। तो क्या एक पृष्ठभूमि, क्या एक कथा काया लिखी जा रही योगी के खिलाफ, ये सवाल है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी स्वागत, आभार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत।
उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले, लगभग 5 दशक का अनुभव, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोस्वामी जी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं। राजनीतिक विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू भी जुड़े हुए हैं और विनय कुमार सिंह प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। प्रदीप चौहान को मैं इस चर्चा में सबसे पहले शामिल करूंगा। प्रदीप चौहान आपके पास आ रहे हैं। आज सभी मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि इस चर्चा को बहुत आराम से चलाइएगा। ये आप लोग चर्चा चलाते हैं, मैं तो एक साधन मात्र हूँ। आपस में चिल्लम चिल्ली ये मुझे नहीं लगता कि इस कार्यक्रम का हिस्सा मैंने कभी कोशिश नहीं की कि ये इस तरह का कार्यक्रम करूँ मैं या होने दूँ। तो ये भी मेरा एक निवेदन है। बहुत अपनी बारी आने पर अपनी बात कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रदीप चौहान, योगी आदित्यनाथ जैसा एक कठोर प्रशासक जिनका डंका पूरे देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उनकी कॉपी करने लगे। शिवराज सिंह चौहान उस वक्त जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो बुलडोजर मामा भी कहलाने लगे थे अपने आप को। हेमंता बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, दर्जन भर मुख्यमंत्री हैं जो योगी की कॉपी करते हैं और कार्यक्रमों में पार्टी के योगी के बगल में बैठकर खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। तमाम सोशल मीडिया पर ये मुख्यमंत्री फोटो भी डालते थे कि भाई योगी आदित्यनाथ जी के बगल में हम बैठे हुए हैं। ये औरा इस देश में योगी आदित्यनाथ का बन गया था और मेरी नज़र में आज भी है वो औरा कि लोग योगी की ईमानदारी पर शक नहीं करते। उनके भाषा पर एतराज हो सकता है, उनके तौर तरीकों पर एतराज हो सकता है, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनके प्रशासन, इसको लेकर नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बार कहा कि भाई बुलडोजर बाबा। आपको ध्यान होगा 2021 में जिस तरीके से सीए एनआरसी का आंदोलन लखनऊ में हुआ, बहुत सारे लोगों के तस्वीरें लगवाकर योगी आदित्यनाथ ने कहा वसूली करो, जिन लोगों ने मार कूट की है, तोड़फोड़ की है, दंगा फसाद किया है, इनसे वसूली करो। कोर्ट ने कह दिया कि भाई इनकी तस्वीरें हटा दो, तस्वीरें मत लगाओ। तो एक ऑर्डिनेंस लाकर योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को पलट दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, तस्वीरें तो लगेंगी। जो व्यक्ति इतना कठोर प्रशासक हो और जिसके एक एक काम पर इस देश की, उत्तर प्रदेश की जनता तालियां बजाती हो, उनको 2 बड़े फैसले बदलने पड़े। ये जरूरी थे कि वक्त की मजबूरी थे कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दबाव योगी आदित्यनाथ महसूस कर रहे हैं। वो फैसले एक तो शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का है और दूसरा बुलडोजर पर ब्रेक निशान लग गया था। बहुत सारे खुर्रम नगर, फला नगर, ढिका नगर, इनके नाम से ही बुलडोजर चल जाता था। अभी अकबर नगर लखनऊ में ढहा दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे केवल अकबर नगर नाम था इसलिए गिरा दिया। तो अब दर्जन भर मोहल्ले वहाँ बुलडोजर चलने वाला था। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया और कहा कि ना, सबका ध्यान रखना हमारा काम है। ये अचानक 360 डिग्री का बदलाव, राजनीतिक हालात हैं, केंद्र का दबाव है, क्या स्थिति है प्रदीप? नहीं, जो दोनों विषय आपने उठाए दुर्गेन जी, दोनों में ऐसा है जहां शिक्षकों का विषय है। हम आप जानते हैं शिक्षक एक बहुत बड़ा कार्यबल है सरकार का भी, और वो ऐसा कार्यबल नहीं है कि केवल वो ऑफिस और दफ्तर चलाता हो, वो नौनिहालों को गढ़ता है। और शिक्षकों के साथ शिक्षा के अलावा भी बहुत से जो शिक्षणेतर कार्य हैं वो भी उनके जिम्मे होते हैं। ठीक है, हम आप सब जानते हैं कि 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति थी। एफजी में मास्टर पढ़ाने जाते थे, 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए में एफजी में वहां बेरोजगार लड़कों को रख लिया जाता था और जो जिनकी पोस्टिंग होती थी वो अपना वेतन पाते रहते थे। बस कहीं अपने ऑफिस दफ्तर में अटेंडेंस को प्रमाणित करने के कुछ सुविधा शुल्क दिया और ले आते थे। वो सारी परिस्थितियां योगी जी के आने के बाद बदली हैं। विद्यालयों का
पूरा शैक्षणिक वातावरण बदला है, विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर कायाकल्प योजना के माध्यम से बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते मोजे, जो भी बेसिक चीजें हैं वो सारी उन तक पहुंचे। तो शैक्षणिक माहौल अच्छा हो, एक प्रयास ये था कि समय से शिक्षक पहुंचे। ठीक है, कभी कभी कोई निर्णय ज्यादा कठोर होता है, राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचता है या केवल अधिकारी निर्णय ले लेते हैं, ये इंटरनल प्रोसेस है। लेकिन जब एक बड़ा कर्मचारी समूह बार बार किसी बात को कहता है तो सरकारें भी अंततोगत्वा जनहित के लिए काम करती हैं। वो भी बहुत बड़ा कार्यबल है सरकार का। उन्होंने उनकी परेशानियां, उनकी मांगे मानी है, तो ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। और दूसरा विषय जो आप बता रहे, तो अवैध निर्माण का, निश्चित है अवैध निर्माण बहुत से हम आप जानते हैं न्यायालय के आदेशों पर और सार्वजनिक जो स्थितियां होती हैं जनहित के लोगों की शिकायतों पर ढाए जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या, जैसा कि मीडिया में भी आ रहा था कि जब ये बन रहे थे तब अधिकारियों ने नहीं रोका, तो हो सकता है कि उसकी जांच करने के लिए या क्या वो रेगुलाइज किए जा सकते हैं। क्या रहा होगा ये तो माननीय मुख्यमंत्री के स्तर का विषय, बड़े अधिकारियों का। लेकिन जहां जनहित जुड़ा हो, जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हो और उसमें अगर सरकार उनके हित में कोई निर्णय लेती है, वो स्वागत योग्य हैं। उन्हें कोई मजबूरी और उसके चश्मे से नहीं देखना चाहिए, मेरा ऐसा सोच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौटते हैं। फैसले पलटे और दिल्ली से लखनऊ तक हलचल क्यों? उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या उबाल मार रही है? क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? बहुत सारे किंतु परंतु सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि भाई तो दोनों फैसले जनहित में है। मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेता को कि अभी थोड़े दिन पहले ही अकबर नगर नाम की एक बस्ती को, बहुत बड़ी बस्ती को नस्त नाबूद कर दिया था बुलडोजर ने। लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे, और सेम इसी तरीके का मसला था, डिट्टो, किसी ने नहीं सुनी। समीक्षा के बाद क्या हुआ, क्यों बदलाव आया, कार्यशैली में क्यों बदलाव आया, बहुत सारे सवाल उठेंगे भाई जब सामने कुछ दिखेगा। लेकिन अंततः अगर जनहित में कोई मुद्दा उठा है, क्योंकि संजय निषाद ने भी बुलडोजर की बात कही कि भाई गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, तो यही बुलडोजर जिसकी तारीफ करते लोग थक नहीं रहे थे। संजय निषाद अपने बेटे के नामांकन में भी बुलडोजर ले गए थे कि उसका फ़ायदा कहीं उनको मिल जाए। उत्तर प्रदेश में कम से कम 50-60 उम्मीदवार ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बुलडोजर पे चढ़ के अपना नामांकन कराया था। इतना बड़ा ब्रांड बुलडोजर है, बुलडोजर बाबा और बुलडोजर। उसके बाद अचानक बुलडोजर पर ब्रेक, बहुत सारी चीज़ें, और फिर दिल्ली से लखनऊ तक हलचल, केशव मौर्य की सक्रियता, संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी है, बार बार केशव मौर्य का सवाल उठाना। ये कौन रोक रहा था केशव मौर्य को कि सरकार को, आप संगठन को सरकार से बड़ा क्यों नहीं रखते, आप करिए, कौन कहलवा रहा है? बहुत सारी इस तरह के सवाल हो रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों को पहले जोड़ा है, रुख भुवन भास्कर जोशी की तरफ करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जवाब के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोशी साहब वो कह रहे हैं कि भाई ये तो जनहित में फैसले हैं, अच्छे फैसले हैं। अगर कर्मचारी समूह या एक बड़े कैनवास पर देखें तो बहुत सारे लोगों को राहत मिल गई। तो जनहित में फैसलों को किसी राजनीति या किसी टोन डाउन या 360 डिग्री बदलाव, पलटना, इससे नहीं देखा जा सकता। जोशी साहब, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई थी, अब वो उस लड़ाई और जुड़ गई है, और वो लड़ाई जुड़ गई उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन के बीच में, तलवारें खिंच चुकी है। और उसके पीछे जो कारण मैं पाता हूँ, मैं ये पाता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो लगातार आदरणीय योगी जी की सरकार में जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे वो पुलिस का विभाग हो, चाहे अन्य सरकारी विभाग हो, जहाँ उसके जनता के कामों को लेके जाता है, तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी का हावी है कि उसके काम नहीं करते। और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की सरकार की नीतियां कर देती है। वो देखता है घर पर आकर जो इनका कार्यकर्ता है कि कैसे मेरा बेटा बेरोजगार बैठा है, कैसे
मेरे बेटे की परीक्षा लीक हो गई है, कैसे मेरी बीवी मुझे रोज आकर महंगाई का तंज कसती है, वो देखता है कि भ्रष्टाचार की भेंट मुझे जो जो फीस 25 रुपए होती थी वो फीस योगी सरकार में 100 रुपए हो गई, 4 गुनी उसे फीस देनी पड़ती है। तो वो कार्यकर्ता निरुत्साहित हो गया है, वो घर में बैठ गया। ये मैं अपना जो मेरा 30 साल का अवलोकन है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ। और जो बात आज आपने मेरे से पूछने के लिए मूल विषय कहा है, उस विषय में मैं कहना चाहता हूँ, एक चलचित्र आया था, वो चलचित्र तो मैं देख नहीं पाया था, लेकिन उसका नाम मैंने जरूर सुना था, वो था प्यार के साइड इफेक्ट। ये जो अब हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, इसे कहते हैं हार के साइड इफेक्ट। इतनी बुरी तरह हारे के उसके बाद उपचुनाव में ये हारे हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। तो अब ये देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में अगर ये हारते हैं अयोध्या पर, तो उत्तराखंड में भी देखिए केदारनाथ पे ये लोग हार गए। तो आज जो स्थिति बनी है बद से बदतर हो गई है। और एक कहावत भी हम लोग सुनते पढ़ते आए हैं कि घंटी कौन बांधे बिल्ली के, हार का तीसरा किस पे फूटा जाए, मोदी जी, योगी जी, या इनके भूपेंद्र चौधरी जी, या नड्डा जी, 4 ही मेरे समझ में आते हैं जो फ्रंट में दिखाई देते हैं, क्योंकि भाई महामंत्री संगठन तो अलग विषय हो जाता है इनके यहाँ। तो ये 4 लोगों पे ठीकरा फोड़ा जाए तो किस पे फोड़ा जाए, तो हमें समझ में आता है ये जो लड़ाई है, ये बिल्ली घंटी किसकी बाजी जाए। जो 24 की हार हुई है उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी हार हुई है, उस हार का ठीकरा किस पे पड़ जाए, इसकी लड़ाई चल रही है। ठीक है, ठीक है। मैं जोशी साहब लौट कर आता हूँ आपको, जरा विनय सिंह को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। विनय सिंह, आपको याद होगा इसी चर्चा में आपके एक साथी ने कहा था कि दुर्गेंद्र चौहान जी, आप देखिएगा ये फैसला सरकार को पलटना पड़ेगा, और पलटना पड़ा। आप सब जो शिक्षक थे या शिक्षक नेता थे, वो इतना आत्मविश्वास से भरे थे कि नहीं, पलटना पड़ेगा। तो ऐसी क्या परिस्थितियां, किस तरीके का इसको देखते हैं, इस फैसले को, और ओवरऑल जो स्थितियां परिस्थितियां नजर आ रही हैं? देखिए दुर्गेंद्र चौहान जी, पहले तो हम प्रदीप चौहान को धन्यवाद देते हैं जो बड़े शालीनता से इन्होंने शिक्षकों की बात, शिक्षकों की मर्यादा रखते हुए बात कही। वरना तो मैंने देखा कई बीजेपी प्रवक्ता अलग चैनल पे आ जाते, उनसे कोई क्वेश्चन करिए तो जैसे वो अंदर से हाथ डाले काट खाएं, और हमारी झड़प भी होती। मगर इनको मैं इसलिए धन्यवाद, बड़े शालीनता से इन्होंने शिक्षकों की बात रखी। मैं आपको बताऊंगा, एक संगठन जो बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा था, बहुत पुराना संगठन है, उन्हीं को बुलाया गया और बुला के केवल शिक्षकों की जो डिजिटल अटेंडेंस थी उससे अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया। मगर शिक्षकों की डिमांड्स क्या थी? एक मोर्चा बना, इसमें मैं भी है, इसमें बहुत सारे संगठन शामिल हैं। उसमें हम लोग की डिमांड थी कम से कम 31 EL हम लोग को दी जाए, 15 साल में अर्ध अवकाश दिया जाए, हाफ सेल दी जाए, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता वो दिया जाए, ग्रुप LIC की बात कही गई थी। यहां तक कि मैंने बात आपके चैनल में पहले भी, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज तक चाहे कोई गवर्नमेंट रही हो, हम परिषदीय शिक्षकों के जो विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय, इसमें शिक्षकों और शिक्षिकाओं के लिए कोई भी टॉयलेट की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। बच्चों के लिए टॉयलेट है, उनके हैंडीकैप का टॉयलेट है, मगर शिक्षक पूरे प्रदेश में किसी स्कूल में नहीं बना। हाँ, टीचर ने अपने स्तर से कोई बनवा लिया हो, अपने परेशानी देख के अपने पैसे, वो बात अलग है। तो ये इस सब, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा चर्चा इसी पे क्यों, ऑनलाइन अटेंडेंस पे इतनी ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है। हमने कहा था कि बहुत सारे विद्यालय अभी भी बचे हुए हैं जहां पर सीधे जाने का रास्ता नहीं है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था, एक हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर चेकिंग करने के लिए जा रहे थे और बीच में उनकी गाड़ी फंस गई, धक्का देके निकाला गया। तो अधिकारी की जब ये स्थिति है तो आप सोचिए टीचर की क्या स्थिति होगी। जो निर्णय लिया उसका स्वागत करो, मगर इसके साथ इन्होंने कमेटी बनाई है, और आप जानते ही हैं पहले भी कमेटियां बनी हैं, कोई निर्णय आज तक नहीं हुआ। 23 में भी कमेटी बनी थी, अब 24 में कमेटी बनी, इसका निर्णय कब आएगा क्या आएगा इससे नहीं मतलब। हम लोग 29 को धरना लगा के रखा, धरना जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी आज भी है। ये तो इन्होंने कर दिया, खुशी की लहर है, जो टीचर लेट जाते थे। मगर आप सोचिएगा आज अगर हम 10 मिनट लेट पहुंचे और कोई अधिकारी अगर वहां पहुंच गया तो सीधे वेतन काटेगा। और वेतन काटने की स्थिति होती है, अगर किसी टीचर का 2000 रुपए वेतन है और 2000 रुपए उसको कट गया तो 2000 रुपए के वेतन को जुड़वाने के लिए 20,000 खर्च करता है। कारण क्या है? भ्रष्टाचार। कुछ अधिकारी इतना ज्यादा गंदे हो गए हैं कि क्योंकि वहां से उसकी सर्विस ब्रेक हो जाती है, और सर्विस ब्रेक होने से उसको आगे के लाभ नहीं मिलते।
और एंड में भी अगर किसी को जल्दी जाना पड़ा, मान लो एक दिन हम ही को जल्दी जाना पड़ा था, घर में कोई दिक्कत हो गई थी, हमको जल्दी भागना पड़ा, पत्र विभाग पे लिख के हम निकल आया। इन परिस्थितियों में कोई अगर वहां पे अधिकारी पहुंचता तो वो आखिर में वेतन काट देगा। तो आज स्थितियां तो वही बनी हुई है ना, केवल जो हम लोग विरोध कर रहे हैं उससे हमको वो मिला, मगर विरोध ऑनलाइन की बात नहीं थी। हमारी बहुत सारी चीजें थी, हमें बहुत सारी डिमांड थी, हमको विद्यालय तक रोड पहुंचे जिससे टीचर आसानी से जा सके। बहुत सारे गांजर क्षेत्र में ऐसे विद्यालय नदी के किनारे हैं, उनकी स्थितियां क्या है? तो आप विषम परिस्थिति, जो बाकी लोग जो जॉब करते हैं उनसे और हम लोग की जॉब करने में बहुत अंतर है। हम लोग 30, 40, 50 किलोमीटर जाते हैं, इन व्यवस्थाओं से होते जाते, कहीं साधन मिला नहीं मिला, फाटक बंद है नहीं बंद है, तो इस तरह हम लोग पहुंचते। तो ये हम लोगों के लिए। और दूसरी बात मैंने कही हुई थी, डीजी मैडम स्तर से आदेश जारी किया गया। अभी हमारे संगठन के संरक्षक भी हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब ने कल क्वेश्चन उठाया, उन्होंने सारी बातें जो सच्चाई थी अपने पत्र में लिखी और कल वो मुद्दा बवाल बना। और जो उन्होंने एक एक बात लिखी तो वो एक एक बात सच्चाई थी। और हमको लगता है शिक्षक संगठन से बैठक जो किया गया है वो उनका जो कल मामला था, जो सारे चैनल ने उनको बुला के इंटरव्यू लिया, वो अपनी बात पे अड़े रहे, जो सच्चाई थी सच्चाई के साथ खड़े रहे। और इसकी वजह से सरकार को वो एक तो बहाना था कि भाई शिक्षक संगठन बुला लो, जो मोर्चा के करीब उसमें 10-12 संगठन थे उनको वो वार्ता में नहीं गए। बाकी संगठन से वार्ता करके 4 लाइन का आदेश जारी कर दिया गया, अग्रिम आदेशों तक ये रोका जा रहा है। और जो स्थितियां बनेंगी वो कमेटी बैठा ली जा रही है, कमेटी कब फैसला लेगी वो कमेटी के ऊपर है। तो जो हमारी ये डिमांड थी, अब आप एक छोटी सी बात मैं और कहूंगा 1 मिनट में, आज भी अगर किसी नए टीचर की शादी होती है तो ये विभाग ही झूठ बोलने मजबूर करता है। अगर उसको शादी है, वो 10-12 दिन के लिए उसको जाना है, तो अगर हमको 30 ईएल मिली है उसका वो कर ले। वो क्या करता है, उससे अधिकारी कहते हैं आप मेडिकल ले लो, मतलब मैं बीमार नहीं हूं फिर भी मैं मेडिकल लेके अपनी शादी करने जाऊं। अगर जैसे मेरे ही पिताजी की डेथ हो गई 5 साल पहले, हमको 1 हफ्ते जो हिंदू रीति रिवाज में कार्य करना होता है, मैं बड़ा हूं, मैं बैठा था कार्य के लिए उनके 10वां करने के लिए, हमसे भी कहा था आप मेडिकल ले लो। यानी विभाग भी झूठ बोला था, क्योंकि कुछ ही नहीं, मात्र 14 सीएल में हम लोगों को पूरा साल काटना होता है। तो इसलिए जो हमने डिमांड की थी, हमारी 31 सीएल थी, 15 हाफ सीएल कभी इमरजेंसी में किसी के साथ, और हर विभाग में होता है। आप भी चौहान साहब जहां पे हैं, अगर अचानक आपको जाना पड़ा तो आप भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे, तो ये थोड़ी ना कि आपका वेतन काट लिया जाएगा। तो हर विभाग में ये स्थितियां हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्याएं, मुझे लगता है इतनी सारी समस्याएं हैं कि मुझे ये प्रेरित कर रही हैं कि एक शिक्षकों की समस्याओं पर मैं एक अलग से डिबेट करूं। मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही करूंगा। प्रमोद गोस्वामी साहब की तरफ रुख करूंगा। प्रमोद जी, अब ये पूरा, एक तो अभी विनय सिंह ने शिक्षकों की मूल समस्याओं की तरफ जिक्र किया, एक बात डिजिटल वाली हो गई, एक बात तमाम जो खुर्रम नगर और फला नगर, ढिका नगर, ये सब जो तमाम रेड निशान लग गए थे, उनको लेकर जो मसला था उसको लेकर एक आदेश आ गया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट कर दिया। मैं इन दोनों फैसलों के डीप में नहीं जाना चाहता हूं, मैं इन फैसलों के जानिब से उत्तर प्रदेश की राजनीति को यह बदले हुए माहौल को देखना चाहता हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ किसी दबाव में आ गए हैं क्या केंद्र के, या किसी और दबाव में आ गए हैं क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये कैरेक्टर नहीं है, कदम आगे बढ़ा के पीछे हटते नहीं है वो। और केशव मौर्य के बारे में तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि वो आवे, दिल्ली गए, बहुत सारे विधायकों से उन्होंने बात की यहाँ उत्तर प्रदेश में, फिर दिल्ली गए। 2 तरीके की खबरें चल रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, बार बार संगठन का जाप कर रहे हैं, तो नेतृत्व ने कहा कि भाई जाओ अब संगठन ही संभाल लो, अब चला लो संगठन। तो एक तो चक्कर ये चल रहा है। दूसरा, वो तीसरी बार अपनी फील्डिंग सजा रहे हैं, ये भी बात हो रही है। तो आपके नज़र और नज़रिए से पूरे राजनीतिक माहौल को जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। गोस्वामी जी। दुर्गेश जी, आपने 2-3 सवाल कर दिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा जी। पहली बात, जो योगी जी के बारे में आपने कही कि वो अपने निर्णयों को लेने के बाद बैक फुट पर नहीं आते हैं, ये बात सच है। लेकिन राजनीतिक हालात इस ढंग के बन गए, 24 की जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा बुरी पराजय हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई, उसका कहीं ना कहीं ये उसके साइड इफेक्ट कह सकते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं कि योगी जी को जो उनका आगे बढ़ के 1 कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे हटने का स्वभाव नहीं है,
और राजनीति में हालात बदलते रहते हैं, आदमी को अपनी परिस्थितियों में अपने निर्णयों में भी बदलाव करना पड़ता है। ये उसके सीधे संकेत है, मेरी जहां तक छोटी सी समझ। जी दो चीजें हैं। जो शिक्षकों की बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है जो विनय जी ने कहा है कि शिक्षकों की तमाम समस्याएं हैं, और उनकी एक बेसिक बात कहने की बात ये थी, शिक्षकों की मांग थी कि ये डिजिटल अटेंडेंस जो है वो खाली हमारे लिए शिक्षकों के लिए क्यों नहीं, सब जगह लागू करिए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षकों पर ही लागू क्यों की जा रही है। और जहां तक उन्होंने सीएल की बात करी, पीएल की बात करी, ये प्रॉब्लम्स हैं निश्चित रूप से, और ये वाजिब प्रॉब्लम्स है शिक्षकों की। ये शिक्षकों की इस देश में बड़ी अहम भूमिका है, न केवल समाज को बनाने की, बल्कि अगर आप देखें तो चुनाव हो, जनगणना हो, मतलब उनकी चुनावी ड्यूटियां हों, जो भी हो, उसमें शिक्षकों को ही ठेला जाता है कि आप लगिए, ठीक है, और उन्हीं को वहां पर लगा दिया जाता है। तो वो उनसे नाना प्रकार की उनकी प्रॉब्लम्स हैं और वाजिब प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें जो सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने अभी कदम पीछे नहीं खींचे हैं, उन्होंने अभी 2 महीने के लिए उसको स्थगित किया है, जहां तक विनय जी और स्पष्ट कर देंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। अग्रिम आदेशों तक हैं? अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा अभी स्थगित किया है, अपने निर्णय को उन्होंने बदला नहीं है, तो उस पर वो विचार करेंगे, या उन्होंने अधिकारियों को कहा होगा कि समस्याओं को देखें, इसमें क्या हो सकता है, लेकिन उसमें वो पीछे कदम नहीं हटाया। थोड़ा इससे इतर हटके राजनीति की तरफ चलते हैं, ये मूल समस्या, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। शिक्षकों और उनकी इन फैसलों की जानिब से जरा उत्तर प्रदेश की राजनीति और सरकार की चाल ढाल और भारतीय जनता पार्टी की चाल ढाल, जरा इस पर मैं जानना चाहता हूं आपसे। जी, वो तो इस समय उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उसके कई जो राजनीतिक कारण 24 के रहे हैं, ये खाली 24 के परिणाम नहीं, बल्कि योगी जी और संगठन, योगी जी और दोनों उप मुख्यमंत्री, योगी जी और मंत्री, योगी जी और कार्यकर्ता, ये सारे टकराव की स्थिति जब से योगी जी सत्ता में आए हैं उसके बाद से ही चल रही है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला, या वो डरते रहे, यहाँ के लोग या कहने में झिझकते रहे, या अपनी बात हाईकमान में रखते रहे, तो वो दबी आवाज में रखते रहे, क्योंकि उसका कारण ये रहा कि बराबर ये चुनावी जीत होती रही, श्रेय योगी जी को जाता रहा। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो उसको बदलें। न केवल उत्तर प्रदेश का संगठन, न केवल उप मुख्यमंत्री और मंत्री और कार्यकर्ता, बल्कि लंबे समय से, शुरुआत से ही कह लीजिए, अमित शाह और योगी जी के बीच एक 36 का आंकड़ा बना हुआ था। ये तो योगी जी का कहा जाता है, या ये कह लीजिए कि योगी जी अपने काम में, अपनी ईमानदारी में की वजह से उनको कोई टच करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन 24 के इलेक्शन ने जो परिणाम दिए, उससे निश्चित रूप से एक उनके विरोधियों को ये अवसर मिला कि वो योगी जी को हिट कर सकें, योगी जी को वो आईना दिखा सकें। तो ये सीधा सीधा सब वही है। और जहां तक केशव मौर्य जी की बात है, उनका 36 का आंकड़ा जब ये पहली बार बने हैं तभी से है, उसमें तो कहीं कोई दुविधा है नहीं। आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। तो उसमें तो 36 का आंकड़ा जब ये मुख्यमंत्री बने तभी, क्योंकि योगी मौर्य जी मुख्यमंत्री के दावेदार थे और ये उनको वहां से आश्वासन भी मिला था। उसके बाद वो राजनीतिक करवट बदली और समीकरण या जो भी कुछ कारण हुआ, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। तब से निश्चित रूप से मौर्य वो कहीं ना कहीं अपने को अपमानित कह लीजिए या अपने को कमजोर करते रहे। ठीक है। दूसरी जो अभी ये बात कही जा रही है कि शायद आपने कहा कि केंद्र में ले जाएं, राजनीति में यहाँ ले जाएं, तो मौर्य साहब के साथ एक बात बड़ी दिक्कत ये है कि उनके सामने भी संकट की स्थिति है। वो खुद भी अपने गृह जनपद में चुनाव हारे हैं, उनके अलावा भी वो हारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मौर्य जी जो है
वो संगठनात्मक रूप से ये बात दीगर है कि जब 14 में चुनाव जीते हैं, 14 के बाद तब इनको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और उसमें सफलता मिली। ये बात अपनी जगह सही है विधानसभा के चुनाव में, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मौर्य जी खुद भी चुनाव हारे हैं और उसके बाद मेरा तो ये मानना है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी की फसल मौर्य ने काटी है और क्रेडिट लिया इसका। मेहनत लक्ष्मीकांत वाजपेयी की थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिन रात एक करके संगठन को खड़ा किया उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से 14 जीते। और जब फल खाने का नंबर आया तो वाजपेयी जी भी योगी जी टाइप के अकड़ू नेता रहे हैं, अब थोड़ा टोन डाउन हो गए हैं, तो उन्होंने उनको निपटा दिया गया। राघवेंद्र सिंह राजू की तरफ रुख करेंगे। राघवेंद्र सिंह राजू भाई, योगी जी के इर्द गिर्द की सारी सीटें जीती, बनारस के इर्द गिर्द की 12 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। पश्चिमी अवध का इलाका और थोड़ा सा कानपुर बुंदेलखंड के इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक रहा, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का सीटें ही वो जीते। तो योगी जी के मुताबिक न टिकट बटे, योगी जी के मुताबिक ना स्ट्रैटेजी बनी, और योगी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई अति आत्मविश्वास पालो आप और ठीकरा मेरे माथे क्यों भाई, कैसे? तो क्या योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा एक तरीके से खोल दिया है उत्तर प्रदेश में और देश में कि भाई आओ निपट लो दो हाथ? राघवेंद्र सिंह राजू, बात यह है कि आप जिस तरीके से देख रहे थे, भाई योगी जी ने तो नारा नहीं बनाया था कि 400 पार 400 पार 400 पार, और जिस तरीके से आपने देखा हो कि सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र दिए और एक फार्मूला बना। अब कुछ दिन से मैं अभी दिल्ली था तो भाजपा कार्यालय पे चर्चा थी कि अब भाई नया फार्मूला आ रहा है, पीडीए, मतलब जो है अब इनका आ रहा है डीपीए, तो पीडीए की काट आ रही है डीपीए, तो दलित पिछड़ा और अगड़ा, तो ये अलग अलग जो फार्मूले बन रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि भाजपा जिस अनुशासन की बात करती थी, आपने देखा हो, मैं लखनऊ में मौजूद था, लखनऊ में आपने मौजूदगी में देखा होगा कि जो लोग बार बार कर रहे थे, प्रदीप चौहान जी बोल रहे थे, सच बात यह है कि कैडर बेस कार्यकर्ता, उनको केवल ये पढ़ा दिया था मेरी माटी मेरा देश, आप नारे लगाओ। और थाने और पुलिस में जिस तरीके से स्थितियां हैं, विश्वास मानिए दुर्गेन्द्र जी, फरकाबाद का एक प्रकरण है जिसमें मौजूदा सांसद और मौजूदा विधायक अमृतपुर दोनों लोगों ने लिखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंग बफ्सिया सेंट्रल बोर्ड के माध्यम से चल रहा। आप विश्वास मानिए, और जिलाधिकारी ने भी पत्र लिखा मुख्य कार्यपालक को, लेकिन कोई भी जू नहीं रहेगा। ये नौकर साहब पर जो प्रश्न मोती सिंह ने उठाया, ये निश्चित तौर पर मोती सिंह को छोटे मोटे कडर के कार्यकर्ता नहीं है। और ये भी बात आपने जो रखी कि सुनील बंसल के बहुत ही चहेते विधायक है रमेश मिश्रा जी, ये पूरा प्रदेश जानता है कि रमेश मिश्रा एक कद्दावर नेता के रूप में है और खास तौर से एक वर्ग विशेष में उनकी अच्छी पकड़ है और सुनील बंसल जी के बहुत क्लोज माने जाते हैं। तो सब कुछ तो मैं मान के चल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत हो रही है, और आज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान आया, भाई एक तरफ शिक्षक का मामला फंसा हुआ है, दूसरी तरफ किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों से हट करके सिर्फ कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने के लिए अपने अपने पैतरे बदल रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं, क्या योगी जी ने कहा था कि बड़ी संख्या में 450 से ज्यादा पूरे देश में पूर्व सांसद विधायकों को भाजपा में आप ले आए, और इसके अलावा तमाम 650 से ज्यादा तमाम ऐसे लोगों को, अवसरवादी लोगों को आप संगठन में ले आए, उससे फायदा क्या मिला आपको? यही स्थिति जो अभी हमारे विनय प्रताप सिंह जी बता रहे थे, अरे भाई जब आपने कोई आदेश स्थगन कर दिया है तो अब 2 महीने के लिए कि उसको वापस, या जो कुछ भी निर्णय होना चाहिए था ठोस निर्णय होता। एक अभी बरेली के सांसद का भी सही है या गलत है, उनका भी पत्र वायरल हो रहा है, और ये एक बहुत बड़ा धड़ा है वोट बैंक का। आने वाले समय में उपचुनाव है, 11 जो सीटों पर उपचुनाव होना है दुर्गेन्द्र जी, मैं समझता हूं जिस तरीके से अंतर कलह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को पूरा मौका दे रही है, और जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, और जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं तमाम सामाजिक संगठन और खासतौर से आरएसएस चुप है, और आरएसएस का पूरा साथ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़ा है। ये जो सगुफे बना रहे हैं और जो जनाधार नेता हैं, और जो मैं दिल्ली में था दुर्गेन्द्र जी, एक बहुत बड़े नेता से मेरी मुलाकात उत्तर प्रदेश भवन में हुई, उनका भी यही आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के पास
क्या कोई छोटे मोटे निषाद नेता है? बाबूराम निषाद बुंदेलखंड में बहुत बड़े नेता है। बीजेपी के पास अपने कैडर बेस हर जाति समाज के नेता है। उनके पास अनिल राजभर समाज के बड़े नेता हैं। उनके पास कुर्मी समाज के बड़े से बड़े कद्दावर नेता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जातियों के आधार पर राजनीतिक करने वाले दलों का जनाधार खत्म हो चुका है। अब उन्हें कुछ ना कुछ आरोप या प्रत्यारोप योगी आदित्यनाथ पर लगाना है। लेकिन जनमत और जन जो आप देख रहे हैं, खास तौर से जनता योगी आदित्यनाथ जी के लाइन ऑर्डर से भले ही लोग कितने भी आरोप लगाएं, भाजपा कुछ भी चले, लेकिन संघ के साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी में भी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। और मैं समझता हूं इसीलिए विपक्ष जितना हमलावर इस मुद्दे पर होना चाहिए था, विपक्ष भी इस को मान के चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो निश्चित तौर पर 2027 में जो बचा कुचा है, दुर्गेंद्र जी, ये निश्चित तौर पर जो आज भानु प्रताप सिंह का बयान है, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि जो कुछ भी बचा अचा है वो समझ लीजिए कि पूरा पूरा आप भाग ओवर विपक्ष को दे रहे हैं। क्योंकि इन मुद्दों पर जो केंद्र को बोलना चाहिए था, जो नीतियां बननी चाहिए थी, और अब केंद्र में भी विपक्ष का नेता है, तो ये तमाम स्थितियां परिस्थितियां बदल गई हैं। आज जो स्थितियां हैं उन सब चीजों पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं लौटूंगा। महेंद्र सिंह को लेता हूं, चूंकि वक्त ही पूरा निपट गया। महेंद्र सिंह आज श्रोता ही बनकर रह गए। महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं सीधे। राघवेंद्र जी रोक रहा हूं आपको, महेंद्र जी के पास आ रहा हूं, चूंकि मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है और बातचीत काफ़ी हो गई है। महेंद्र सिंह, अगर देखा जाए तो राघवेंद्र जी ने बहुत सारी चीज़ों को कहा कि भाई योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि ये नारा लगाओ, और योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि आत्मविश्वास हमको ले गया। और जिस वक्त वो बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर ये बोलते हुए भी बहुत आत्मविश्वास दिख रहा था योगी जी पे। ऐसा नहीं कि कोई बड़े बुझे मन से उस बात को कह रहे हो, उनका चेहरा चमक रहा था और पूरे आत्मविश्वास के साथ में वो इस बात को कह रहे थे। हालांकि उसी समीक्षा बैठक में नड्डा ने कहा कि नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए, कंट्राडिक्टरी बयान था। लेकिन ये हर बार केशव मौर्य को आगे करके क्या जो केंद्र है, दिल्ली है, वहाँ का एक धड़ा क्या योगी को परेशान करता है, या इस बार कुछ मामला बहुत क्लोज है? क्या समझ पा रहे हैं आप महेंद्र सिंह? जी दुर्गेन्द्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजू जी की दरअसल उस कमेटी में केशव मौर्य भी थे। उस कमेटी में जब टिकट बंटवारे की बात हो रही और ये जो खबरें आ रही कि योगी जी ने तो कहा था कि 50 सीटें बदल दीजिए, सुनी नहीं गई बात। और ये भी खबरें आई कि जेपी नड्डा और अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में वो फैसला टिकटों का पहले ही हो चुका था। तो ये बात तो सब ओपन सीक्रेट है कि जो उत्तर प्रदेश में जो गत हुई है उसके जिम्मेदार सिर्फ योगी जी नहीं है, इसके जिम्मेदार केंद्र में बैठे हुए स्ट्रेटजिस्ट जिन्होंने टिकट फाइनल की वो भी हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी के पास 2-3 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला जवाब ये ढूंढना है कि आने वाले समय में मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन हो, मोदी जी का नंबर 2 कौन हो। लड़ाई दरअसल उस नंबर 2 की है जी। वो खोजा जा रहा है कि कौन होगा, और उसके जो सबसे बड़े दावेदार हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अब, और सेक्टर में भी एक है जो बहुत बड़े दावेदार हैं, नाम लेना ठीक नहीं है। तो अब आप ये सोचिए कि असल लड़ाई उस पद के लिए है, उस दावेदारी के लिए है। दूसरी चीज ये है कि नेशनल प्रेसिडेंट ढूंढना है। नेशनल प्रेसिडेंट ऐसा होना चाहिए जो वहां पर केंद्र में बैठे हुए लोग जो आला नेता है उनके इशारे पे काम करे। वैसा कोई नेता लाया जाएगा जैसे जेपी नड्डा साहब लाए गए थे, हिमाचल प्रदेश की राजनीति करते थे और एकाएक प्रेसिडेंट बना दिए गए। कोई ऐसा नेशनल कद तो था नहीं उनका, लेकिन उनको बनाया गया। तो ऐसे ही कोई आदमी चाहिए जो सवाल ना पूछे, जो टास्क दिया जाए वो करे। मौर्य जी हालांकि इतने बड़े कद के नेता नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा साहब को भी जब बनाया गया था तो वो भी इतने बड़े कद के नेता नहीं थे। वो तो मौर्य जी के बराबर भी नेता नहीं थे। जी बिल्कुल, उनके बराबर भी नेता नहीं थे। तो अब चाहिए ऐसा नेता जो सोशल इंजीनियरिंग में भी फिट हो और जो ऊपर से कहा जाए उसको सीधे तौर पर अमली जामा पहना दे।
और उस तरीके की कंडीशंस को भी फेवरेबल कर दे, जिससे कि ये लगे कि ये फैसला प्रेसिडेंट ले रहे हैं लेकिन ये फैसला कहीं और। एक तो तलाश वो है, दूसरी एक तलाश ये भी है कि इस बार का चुनाव एक और चीज कह रहा है कि कट्टर हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल पाई है और शायद आने वाले समय में ना चल पाए। ये एक बड़ा इशू है और इसमें आरएसएस के अंदर भी मंथन है और इसमें बीजेपी के अंदर भी मंथन है। तो इन सारे सवालों को तलाश रही है बीजेपी और उसी के नजरिए से, उसी के जानिब से हमें ये देखना होगा कि केशव मौर्य की जो आज मीटिंग है, बाबा को जो जिस तरीके से ब्लेम की बात चल रही है कि चुनाव हारे हैं तो बाबा है। हम लोग जब चुनाव के दौरान जब चर्चा करते थे तो ये कह रहे थे कि स्थिति खराब है और ये बार बार सवाल हो रहा था कि कैंडिडेट यहाँ क्यों नहीं बदले गए, जितने कैंडिडेट बदलने चाहिए आप देश भर में आपने बदले हैं। और जिस तरीके से बाबा के बारे में ये कहा गया था कि चुनाव के बाद ये बदल दिए जाएंगे, उसका खंडन ऊपर से आला नेताओं की तरफ से नहीं आया और उसकी परिणति ये हुई कि तमाम ये सारे मुद्दे लेके सीटें कम आई। अब इसमें बाबा का क्या कोई ऐसा योगदान तो है नहीं कि उनका कोई काम परफॉर्मेंस खराब रही हो, उनकी कोई नीतियां खराब रही हो जिसकी वजह से कोई इस तरीके के परिणाम आए। परिणाम जो भी आए उसके लिए सब भागीदार हैं, मौर्य साहब भी भागीदार हैं, ब्रजेश पाठक भी भागीदार हैं, साहब भी भागीदार। अरे भाई सबसे ज्यादा तो यही लोग लपक लपक के ज्वाइनिंग करा रहे थे। जिस बात की राघवेंद्र राजू ने कहा कि पूरी भाजपा का कांग्रेसीकरण कर डाला, लपक लपक के रोज माला पहना रहे थे ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, घुनघुना बने घूम रहे थे। योगी आदित्यनाथ तो किसी ने ज्वाइन नहीं कराए, योगी आदित्यनाथ तो बहुत कम गए ही होंगे। बिल्कुल, ये एकदम साफ था कि योगी आदित्यनाथ जी की बातें केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं सुन रहा है। इस चुनाव में सीधे ऊपर से डिसीजन लिए जा रहे हैं और उन डिसीजंस का ये परिणाम यही हुआ कि आप देखें ना, बाबा ने अपने क्षेत्र में तो जिता दी सीट, सारी सीटें जिता दी, जहां उनका प्रभाव क्षेत्र जो अपना पैतृक प्रभाव क्षेत्र कहा जाएगा गोरखपुर के आसपास, लेकिन बाकी बनारस के आसपास की सीटें सारी हार गए। अरे 12 में 9 हार गए महेंद्र जी, 12 में 9 जी। और इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि क्यों हारे। इसकी समीक्षा ही नहीं हुई। जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे, बोलिए जोशी साहब, चूंकि मेरे पास बस 30 सेकंड है, जल्दी जोशी साहब। 30 सेकंड में सवाल करूंगा। मैं इसका कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति होते हैं उनका नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। मुझे याद आता है चुनाव से पहले ड्राइवरों पर एक सरकार बिल ला रही थी, उसको चुनाव के कारण पोस्टपोन कर दिया गया। योगी जी ने ये बुलडोजर वाला और टीचरों वाला केवल ये उपचुनाव को बचाने की उनकी रणनीति है और मेरे को लगता है कि ये रणनीति सफल नहीं हो पाई। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं जो फुटबॉल की स्थिति है अब वो सड़कों में आ गई है। बात ठीक बात है, ठीक बात। प्रदीप चौहान, क्या ये जो दो जिनको आप एक जनहित के फैसले कह रहे हैं, क्या ये जो उपचुनाव आ रहा है ये बड़ी कसौटी है, इसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि गलत संदेश ना जाए? और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतने सारे लोग बोलने लगे हैं, वो लोग भी बोलने लगे हैं, अगर वो भी अपना चुनाव जीतना उनको मुश्किल है, ऐसे लोग भी मुंह उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। ये क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फाइल नहीं तैयार की जा रही क्या प्रदीप चौहान? नहीं, देखो मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और इनके बारे में टिप्पणी करूं, लेकिन राजनीति में होता रहता, चलता रहता। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करते कि कौन किस बात से नाराज होता है, किसके सार्वजनिक हित, व्यक्तिगत हित क्या रहते हैं। लेकिन अब मीडिया का नैरेटिव ठीक है, 2024 का जो भी मीडिया का नहीं, भाजपा का नैरेटिव है भाई। मीडिया का क्या नैरेटिव? उसमें आपके नेता आपके मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नकारा है मुख्यमंत्री आपका, आपके नेता और एक खास वर्ग के नेता। जबकि मैं तो मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ गुड गवर्नेंस के प्रतीक हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रतीक हैं, देश के सबसे बड़े नेता हैं, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ। उनसे बड़े तो हिंदुत्व का चेहरा नरेंद्र मोदी भी नहीं है। लोग और जनता ये मानती है कि योगी जी इतने बड़े त्यागी पुरुष हैं और वो सन्यासी भी हैं, तो लोग मोदी जी के बाद, जैसा मोदी जी ने एक पूरे देश में प्रस्तुत किया अपने को कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो सब लोग मोदी जी के बाद योगी जी में वो छवि देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीति में चर्चाएं चलती रहती हैं, इसमें अब मैं क्या उसमें टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन योगी जी जैसा लड़ाई बड़ी जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब, प्रदीप चौहान, महेंद्र सिंह, प्रमोद गोस्वामी, राघवेंद्र राजू, विनय कुमार सिंह। बड़ा दिलचस्प है और दोनों
तरफ से। एक तो शुरू से यहाँ बाहें चढ़ाए हुए, लेकिन इस बार बुलडोजर वाले बाबा ने भी बाहें चढ़ा ली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।